Hello everyone, all are welcome in the chemistry classes. We are going on with the chapter surface chemistry. Till the previous video, we have studied about colloids, their respective classification and then preparation of colloids by different methods. In today's video, we are going to study about the properties of colloids and how the colloids are being purified, because whatever method we should apply, whether it is dispersion method or it is a condensation method or it is a physical method or it is a chemical method or it is a Briggs arc method or it is a peptidization method, whatsoever is the method, the colloid contains certain amount of impurities. Those impurities has to be removed, otherwise colloid will get destabilized. Destabilized means it will get precipitated. Our today's first topic will be consisting of purification of colloids. हम किसी भी तरीके से colloid बनाते हैं, जो भी मैंने अभी बताया, फिजिकल, केमिकल वगैरह वगैरह, उनमें से किसी भी तरीके से colloid बनाएं, उनके अंदर कुछ ना कुछ impurities होती है, तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, otherwise colloid will get precipitated. Colloids which are prepared by any of the methods contains mainly impurities, and those impurities are of electrolytes. These has to be removed, otherwise colloids will get destabilized. Destabilize मतलब precipitate. DP और DM एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे. So first method to purify is dialysis. Dialysis बड़ा ही पॉपुलर टर्म है, आजकल हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है या जिनकी किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, यानी कि किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, और ब्लड क्या है, एक कोलॉइड है. तो किडनी में डायलिसिस होती है अंदर ही अंदर, यानी कि किडनी ब्लड को फिल्टर करती है या प्यूरिफाई करती है, जो कि कोलॉइड है. तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलॉइड by means of diffusion through a suitable semi-permeable membrane or also called as dialyzing membrane. यहाँ पर ये फिगर देख सकते हो, ये एक बैग है, ये पार्चमेंट बैग है, जिसको हम बोल सकते हैं बैग ऑफ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, इसके अंदर हम इम्प्योर कोलॉइड भर देंगे, इम्प्योर सॉल्ट भर देंगे और इसको सस्पेंड कर देंगे वाटर के अंदर. फ्रॉम द बॉटम वी विल इंट्रोड्यूस फ्रेश वाटर, और यहाँ से आ जाएगा वाटर अलोंग विद द इम्प्योरिटीज़. अब क्योंकि ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, इट विल अलाउ ओनली इलेक्ट्रोलाइट टू पास थ्रू इट एंड विल रिमेन कोलॉइड इन द प्योर फॉर्म. यानी इलेक्ट्रोलाइट तो निकल जाएगा उनके पोर्स में से होते हुए, और यहाँ पर प्योर कोलॉइड रह जाएगा. ठीक है, तो थ्रू दिस मेम्ब्रेन द पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पासेस वेयर एज प्योर कोलॉइड इज लेफ्ट बिहाइंड, यहीं पर रह जाएगा. अब क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, आयंस इलेक्ट्रोलाइट के धीरे धीरे निकलते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये प्रोसेस फास्ट हो जाए. तो प्रोसेस फास्ट होने के लिए हम यहाँ पर साइड में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एनोड और कैथोड. अब इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा, ये जो आयंस का जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट विल बिकम फास्ट. नाउ द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस. If the process of dialysis is carried out in presence of an electric field through two electrodes, then it is called as electrodialysis. तो इलेक्ट्रोडायलिसिस से वही डायलिसिस वाला प्रोसेस फास्ट हो जाता है. तो जिन लोगों की किडनी खराब होती है, तो उन लोग की भी डायलिसिस होती है. वो कुछ इसी तरीके से होता है कि इम्प्योर ब्लड को डायलाइजिंग मशीन में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ब्लड में, उनको दूर कर देते हैं. सेकेंड मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नाम से क्लियर है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी कोलॉइड होते हैं उनके पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उनके पोर्स में से, उनके होल्स में से कोलॉइड भी निकल जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज़ नॉट एबल टू प्यूरिफाई, नॉट एबल टू फिल्टर द कोलॉइड. So we require a special type of graded filter paper which will allow only the impurities, that is electrolytes, to pass through it but not the colloids. तो वो जो स्पेशल टाइप का फिल्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर, और प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इन दिस मेथड
colloid is purified by carrying out filtration through a special type of graded filters called as ultra filters. Graded filter मतलब स्पेशली डिजाइंड फिल्टर्स जिनका का साइज पोर साइज ऐसा होता है कि सिर्फ आयंस पास होते हैं, ना कि कोलाइड. These filters allows only electrolytes to pass through them and not colloidal particles. Right? It will allow only electrolyte यानी ions to pass through it and not the colloidal particles. The ultra filters, अब मैं एक तरीका बता देता हूँ जिससे कि हम अल्ट्रा फिल्टर्स बना सकते हैं. The ultra filter is prepared from ordinary filter paper by reducing their pore size by impregnating them with collodion. कोलोडियन एक स्पेशल टाइप का कोलॉइड होता है जिसमें कि हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप करके बाहर सुखा देते हैं, तो कोलोडियन उसके पोर्स का साइज कम कर देता है. कोलोडियन COLLODION कोलोडियन एक टाइप का कोलॉइड है जो स्टिक हो जाता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर पर. थर्ड मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर बहुत हाई स्पीड पर हम कोलॉइड को रोटेट करते हैं इन अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन. इससे जो लाइटर इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल होते हैं वो दूर हो जाते हैं और प्योर कोलॉइड हमारा एक जगह कलेक्ट हो जाता है. इन दिस मेथड द कोलॉइडल सॉल्व इज प्लेस्ड in high speed centrifugal machine. The colloidal particles settle down while the impurities remains in the centrifugate. यानी कि impurity और colloid दोनों एक दूसरे से separate हो जाते हैं. So these are the three main methods to purify colloids. One was dialysis followed by electrodialysis, then ultrafiltration and then ultracentrifugation. Now next topic is properties of colloids. Colloids appears to be homogeneous. First property बता रहा हूँ. Colloids appears to be homogeneous but in actual these are heterogeneous. देखने में homogeneous लगते हैं लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको dispersed phase और dispersed medium दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, तो they are actually heterogeneous. First point. Second point or second property, due to very high average molecular masses of colloidal particles, these have very low values of colligative properties. Colligative properties हम डिटेल में solution chapter में पढ़ेंगे. These are the properties of solutions like relative lowering of vapor pressure, elevation boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब कोलॉइड्स का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम होती है. डिटेल वी विल लर्न इन चैप्टर सॉल्यूशंस. थर्ड प्रॉपर्टी जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, कोलॉइड्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के में पोर का साइज़ बड़ा होता है तो जो है कोलॉइड उसमें से जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके पोर का साइज़ बड़ा है. एक बार फिर बता देता हूँ मैं, तो कोलॉइड उसमें से पास हो जाता है. सो दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स. प्रॉपर्टी नंबर 4 रिलेटेड टू लाइट कॉल्ड एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट. ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर है टिंडल इफेक्ट. ये क्या होता है, अगर हम किसी बीम ऑफ लाइट को कोलॉइड में से पास करें, ये कोलॉइड है एक ट्रांसपेरेंट बीकर में रखा है हमने, तो अगर हम बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो ये बीम ऑफ लाइट जो होती है एक कॉनिकल पाथ फॉलो करती है. इस कॉनिकल पाथ को बोलते हैं हम लोग टिंडल कोन. और ये होता क्यों है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो बीम ऑफ लाइट के जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर कर देता है और स्कैटरिंग की वजह से हमको टिंडल कोन मिलता है. और इसी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ. स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ कोलॉइड इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं. वो इसीलिए क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है.
तो जब पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट नहीं होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात बता रहा हूँ, कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, द डायमीटर ऑफ dispersed phase particles should not be less than wavelength of light used। हम जिस लाइट को यूज़ कर रहे हैं उसका वेवलेंथ और डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों का जो साइज होना चाहिए कंपेरेबल होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड बी हाई, यानी डीपी और डीएम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट शोज टिंडल इफेक्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज एज साइज ऑफ पार्टिकल्स आर सो स्मॉल ट्रू सॉल्यूशन के अंदर दैट दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं जबकि कोलाइड्स शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जिंगमोंडी, स्पेलिंग है इसकी ZSIGMONDY, जिंगमोंडी बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू जिंगमोंडी, व्हेन कोलोइडल पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व्ड थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देन दे अपीयर एज ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। जिंगमोंडी के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर हमने कोलॉइड लिया है, और यहाँ से हमने बीम ऑफ लाइट डाली है, यहाँ से, तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा क्या चीज़, टिंडल कोन, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर हम लोग लगा दें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमको कोलोइडल पार्टिकल जो है ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट की तरह दिखाई देंगे, ये ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट की तरह दिखे। ये जिंगमोंडी का ऑब्जर्वेशन। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ब्राउनियन मूवमेंट। ये बहुत पॉपुलर टर्म है, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने पुलन ग्रेन्स के मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहा था, और वो क्या था, द जिगजैग मोशन या द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि कोलॉइड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मूवमेंट करते हैं। जैसे कि ये एक बीकर है, इसके अंदर कोलॉइड है, तो पार्टिकल इस तरीके से मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे जाएगा, फिर 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 ऐसे जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन में वो मूवमेंट करता रहेगा। तो इस जिगजैग मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये होता क्यों है? इट अराइजेस, ब्राउनियन मूवमेंट अराइजेस ड्यू टू impacts or collisions of molecules between dispersed phase and dispersion medium particles. Brownian movement arises due to unequal impacts or collisions of molecules of dispersion medium with dispersed phase particles. These impacts are unequal मतलब क्योंकि साइज उनके अलग अलग है तो अनइक्वल इम्पैक्ट्स होंगे। वो डीपी का पार्टिकल का साइज अलग होता है और डीएम का पार्टिकल का साइज अलग होता है। सो द मूवमेंट बिकम्स जिगजैग, सो इट इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। अब इस ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से कोलॉइड पार्टिकल्स के अंदर कुछ फायदे भी होते हैं, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। पहली प्रॉपर्टी यानी पहला सिग्निफिकेंस, दिस प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ molecular motion
एज पोस्टुलेटेड बाय काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से सारे मैटर, ऑल द मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। सेकेंड पॉइंट, second significance is it counters the force of gravity acting on colloidal particles and hence helps in providing stability of a colloid। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें कोलाइड है। अब अगर मान लीजिए पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है तो ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी सारे जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होंगे या नीचे बैठ जाएंगे, जैसे सस्पेंशन में बैठ जाते हैं, तो ऊपर रह जाएगा डीएम और नीचे आ जाएगा डीपी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा कोलाइड। लेकिन ये जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी है जो नीचे को लग रही है उसको ये जिगजैग मूवमेंट जो है वो काउंटर बैलेंस कर देता है। जब वो काउंटर बैलेंस कर देगा तो कोलाइड विल रिमेन ऑलवेज इन दी कोलाइडल स्टेट। इसके मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, घर पे आप देख सकते हो, जैसे जैम की बोतल है, जैम एक कोलाइड है, तो जैम की बोतल जब हम बाजार से लाते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा जब नई बोतल आप ओपन करोगे तो ऊपर थोड़ा लिक्विड लिक्विड होता है, चिपचिपा चिपचिपा, दैट इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। टोमेटो केचप या सॉसेसेस की बोतल अगर आप खोलोगे तो हैवी पार्ट थोड़ा नीचे होता है, लाइट पार्ट ऊपर होता है, तो हमें पहले उसको शेक करना पड़ता है, शेक करेंगे तब उसको पोर करते हैं, ठीक है कि नहीं। मिल्क है, मिल्क की फॉर्म में, कोलाइड फॉर्म में ही मेंटेन रहता है। मिल्क जो है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही मेंटेन रहता है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द या ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं, उसका मैंने आपको एप्लीकेशन बताई। कोलॉइड्स अंडरगोज डिफ्यूजन, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कोलॉइड्स अंडरगोज डिफ्यूजन बट एट स्लोअर रेट ड्यू टू बिगर मॉलिक्यूलर साइजेस। डिफ्यूजन गैसेस में मैक्सिमम होता है, उससे कम लिक्विड्स में और सबसे कम सॉलिड में। अब क्योंकि कोलॉइड इंटरमीडिएट स्टेज आ गई तो गैसेस से कम होता है, ठीक है, और लिक्विड से भी थोड़ा कम होगा ड्यू टू बिगर पार्टिकल साइज, बट सॉलिड से उनके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। वीडियो में हमने देखा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था आज पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स को प्यूरिफाई करने के तरीके। मैंने 3 तरीके इसके अंदर आपको डिस्कस करके बताए हैं, इनको याद कर लीजिए। डायलिसिस, जिसको कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्टर्स को यूज़ करके, और तीसरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स, ये बड़ा चैप्टर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड में हमने कई सारे प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली जैसे कि इट इज़ होमोजीनियस दिखने में, एक्चुअल हेट्रोजीनियस, फिर रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा बेसिकली टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बाद जिंग-मोंडी का कॉन्सेप्ट, और फिर ब्राउनमैन मूवमेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कोलॉइड्स की। ओके।